मैं इरफान की किताब के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे सबसे प्रिय कलाकार इरफान से मेरी दोस्ती बहुत पहले हो गई थी। संयोग से जब आए थे मुंबई, और उसके आने के कुछ दिनों के बाद मैं आ गया था। तो मेरी एक बहन है जो NSD के प्रोडक्ट हैं, उनसे एक साथ सीनियर रही है, तो वो मियाँ बीवी दोनों NSD के हैं। इरफान आए थे तो उनके यहाँ ठहरे थे सबसे पहले, और उसके बाद से निकले तो एक वो रिश्ता मेरा था। उसके अलावा वो जहाँ जहाँ रहे, जैसे से एक कहीं ना कहीं कुछ तार जुड़ गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से लगातार मैं उनके संपर्क में रहा, और वे उसका आदर करते रहे मेरे संपर्क का, और समय देते रहे, बातें करते रहे। ये किताब जो आई मेरी, ये कुछ किसी प्लानिंग के तहत नहीं आई थी, कभी कोई प्लान नहीं किया था मैंने, लेकिन मैं इरफान से लगातार बातें करता रहा था। मुझे ख्याल है कि 2002 में मैंने पहली बात की थी, और फिर हिंदी मीडियम जब रिलीज हुई थी और मेरी यहाँ मदारी रिलीज हुई थी, तब मैंने आखिरी बात की थी उनसे। बीमारी के बाद से मेरी अपनी एक आदत है कि मैं किसी भी बीमार के प्रति हमदर्दी मेरी होती है, लेकिन ना तो मैं अस्पताल जाता हूँ मिलने के लिए, ना मिजाज पुरसी के लिए उनके घर जाता हूँ। मेरे अपने कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं जाकर के वहाँ, मैं नॉन बिलीवर हूँ, तो मैं जाकर के किसी को ये भी नहीं कह सकता कि भगवान बचा लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान कोई आने वाले नहीं बचा लेंगे। और जो घर वाले मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, डॉक्टर आपके लिए कर रहा होगा, तो मैं जाके आपको कोई भी सांत्वना नहीं दे सकता। तो मैं खुद को कट ऑफ कर लेता। इसकी वजह से कई दोस्त मेरे नाराज होते हैं कि तुम तो यार अस्पताल में देखने के लिए आए। तो मेरी अपने तो इरफान जब बीमार पड़े उसके बाद से मेरा कोई संबंध नहीं था। हाँ, मैसेज के थ्रू, और वैसे मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। मैंने कभी मिलने और जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस संपर्क में भी ये गाढ़ा तब हुआ जब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुझे लंदन से, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी की सारी बातें लिखी, और उसके पीछे मकसद यही था कि एक साथ पूरे देश को मालूम हो जाए कि मुझे क्या हुआ है, जो मैं अलग अलग सबको जवाब दूँ, अलग अलग पत्रकारों से बात करूँ या दोस्तों से बात करूँ। तो वो पत्र आया मेरे पास, मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री को दिया, क्योंकि मैं न्यूज़ लॉन्ड्री में लिखता था उन दिनों, और उन्होंने प्रकाशित किया। वहाँ हमें अधिकार दिया कि इसको चाहे कोई भी प्रकाशित कर ले, कोई भी जैसे भी इस्तेमाल करना चाहे करे। वो पूरे देश में छपा, हिंदी के सब जगह लोगों ने पढ़ा, बाँचा उसको, और उससे इरफान के प्रति भी लोगों की एक जिज्ञासा हुई, हमदर्दी हुई कि सचमुच एक ऐसा इतना बीमार हो गया है कोई। और जो उन्होंने लिखा था कि भाई कंडक्टर मुझे कह रहा है कि तेरा स्टॉप आने वाला है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, बस यात्रा कर रहे हैं। वो सारी बातें थी। फिर उनकी मृत्यु हुई, मैं जा नहीं सका, पैंडेमिक का दौर था, निकलना मुश्किल था। वो अफसोस मुझे ज़िंदगी भर के लिए रह गया, और मेरे लिए अभी भी इरफान था नहीं, इरफान है। और तब एक आध प्रकार, हाँ, मेरी बीच में एक बार उनसे बात हुई थी जिसमें मैंने जिज्ञासा की थी कि मैं लंदन आना चाहता हूँ मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए भैया, और मुझे हमेशा भैया कहा करते थे, भैया कह के ही संबोधित किया। तो आप आ जाइए, सुतपा से बात कर लीजिएगा, हम लोग कुछ कर लेंगे। लेकिन हिंदी का पत्रकार हूँ, हिंदी के परिवेश में रहता हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि किसी से पैसे लूँ और ये आश्वासन दूँ कि मैं एक किताब करने जा रहा हूँ। मकसद वो नहीं था, मकसद ये था कि मिलने जाऊँगा और बैठेंगे, बातें करेंगे, देखेंगे कुछ बन जाता है तो ठीक है। वो नहीं हो पाया। उनके मृत्यु के पश्चात भी बड़े प्रकाशकों ने कहा कि आपके तो संपर्क थे उनसे, आप उनको एक किताब कर दीजिए जल्दी से। लेकिन वे जैसी किताब चाहते थे वैसी किताब में कुछ करने वाला नहीं था। बाद में नॉटनल करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरी किताबें आती रहती हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई मेरे पास कुछ इंटरव्यूज़ हैं, क्या आप प्रकाशित करेंगे? मैं पूछा किसका है? हमने कहा इरफान का है। मैं कहा जरूर प्रकाशित करेंगे। तो उसमें मैंने इरफान के सारे इंटरव्यू, जो 8-10 इंटरव्यूज़ थे, उसको संकलित किया और उसका नाम दिया कि और कुछ पन्ने कोरे रह गए इरफान। मेरा मानना है कि उसके जाने से वो पन्ने कोरे ही रह गए, नहीं लिखे जा सकते उसको। वो किताब आई और इतनी चर्चित हुई कि कह सकते हैं कि नॉटनल एस्टैब्लिश हो गया उसकी वजह से। तो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों की जानकारी में आ गया, और नीलाम मानते हैं कि वो हमारे लिए इंजन का काम किया उस किताब ने। किताब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई, फिल्म वालों ने पसंद किया,
जो एक्टर फिल्मों में आए हैं, नए हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुझे फ़ोन आया कि सर ये तो मास्टर क्लास है हमारे लिए, हम इरफान से अब मिल नहीं सकते, उनकी बातें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारी जो दुविधाएं रही हैं, जिन प्रश्नों से हम जूझते रहे हैं, उन सब के जवाब इस बातचीत में हैं। कहीं न कहीं उन्हीं सवालों से इरफान भी जूझते रहे हैं और आपके सवालों में वो आ गई हैं बातें जिसका जवाब देते हुए उन्होंने अपनी राय रखी है, वो हमारे लिए काम आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसमें मैंने उनके बचपन के दोस्त, उनके क्लास के दोस्त, उनके जो साथ में काम कर रहे थे सहकर्मी के लिए, इन सारे लोगों से 30 लोगों से बातचीत की, उनसे कुछ जो लिख सकते थे उनसे लिखवाया, जो नहीं लिख सकते थे उनसे बातचीत की, उनको भी आधे में शामिल किया। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ बातों और यादों में इरफान। उस किताब को बाद में जब छत्तीसगढ़ के एक प्रकाशक हैं सरस्वती बुक्स वाले आकाश महेश्वरी, उन्होंने रुचि दिखाई कि मैं इस किताब को प्रकाशित करना चाहता हूँ। नॉटनेट पे ये 2 खंडों में है, एक का नाम है इरफानियत और दूसरे का नाम है ये जो और कुछ पन्ने कोरे रह गए इरफान। दोनों किताबों को संयुक्त करके हम लोगों ने प्रिंट में निकाला, उसका नाम इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए रखा। वो किताब हाथों हाथ बिकी और मैं बताऊँ प्रकाशक को भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अमूमन जो होता है उन्होंने 500 कॉपी छापी थी, हिंदी किताबें 200-300 500 छापी थी। 7 दिनों के अंदर किताब खत्म हो गई और किताब पॉपुलैरिटी अमेज़न पे पॉपुलैरिटी चार्ट में ऊपर 5वें नंबर पर पहुंच गई थी वो। और लेकिन फिर वो गैप पड़ गया, किताब खत्म हो गई, 10 दिन का गैप पड़ गया फिर से रिप्रिंट करने में और फिर किताब चली। लेकिन फिर भी किताब खूब अच्छी बिकी है और आज भी बिक रही है। 3रा संस्करण इसका आ गया है। वो किताब अभी उर्दू में आ गई है, पंजाबी में आ गई है, अंग्रेजी में आ चुकी है, गुजराती में आने वाली है। तो ये इस किताब ने बहुत कुछ मुझे दिया है। और मैं ये कहता हूँ और यहाँ मैं बताता चलूँ, वैसे तो मैंने कई बार लिखा बताया है कि फिल्म जर्नलिज्म में लाने वाले भी इरफान ही हैं मुझे। अच्छा। जब मैं तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पर लिखता था, जनहित वाली बातें करता था, लेकिन एक समय के बाद लगा कि ये सब नहीं चल पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा भैया आप फिल्म जर्नलिज्म करो, यहाँ इस तरह की दिक्कत नहीं होगी आप। और तब मैंने उनसे कहा था यार मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मुझे सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करना पड़ेगा। ये मेरे सवाल थे। आज मैं सुनील शेट्टी की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ, एज एन इंडिविजुअल अगर बात करें, कलाकार कोई छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन व्यक्ति कितना बड़ा है। सुनील शेट्टी से आज आप मिले, मैं बातें मिला, लेकिन उस समय हम जो लोग फिल्मों से बाहर हैं उनकी धारणाएं ऐसी बनी फिल्मों को लेकर के। हाँ, तो वो मैंने कहा था नहीं मेरी सर सुनील शेट्टी नहीं है, मैं आपको मिलवाता हूँ, आपको बात करवाता हूँ। तो उन्होंने बासु भट्टाचार्य से पहले मेरी मुलाकात की। बासु भट्टाचार्य उस ज़माने में लगातार मैं उनसे मिलता रहा, 5 बार मिला मैंने। बासु भट्टाचार्य जो बिमल राय के दामाद थे और उन्होंने बातचीत की, मैं जाता रहा 5 दिन और मेरी जिद थी कि वो इंटरव्यू करना है मुझे। उनकी तरफ से ये था कि वो बातचीत करते थे, रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। अच्छा। हाँ, वो सारी बातचीत होती थी, उनके साथ टहलते हुए बागवानी करते रहते थे अपनी, और बागवानी करते हुए मैं उनके पीछे पीछे और लुंगी और बनियान पहन के, जो बिहारी बंगाली लोग रहते हैं वैसे ही रहते थे घर में, वो लुंगी और बनियान पहने हुए मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अपने, वो खुरपी लेकर के काम कर रहे हैं और बातचीत रिकॉर्ड नहीं करना है। 5-6 दिन जब हो गए, मेरी बातचीत होती रही, तब जाकर के उन्होंने कहा कि हाँ अब रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा। तो वो शायद वो जांच परख रहे थे या जो भी कर रहे थे, या सिर्फ ऐसे ही कोई आ गया है मिलने के लिए। मुझे लगता है कि वो जो समय हमने दिया या मेरी जो जिद थी जिसकी वजह से ये हुआ, शायद आज का समय होता तो मैं इतना समय नहीं देता, मैं छोड़ देता है, ठीक है यार होंगे बासु भट्टाचार्य, मुझे क्या लेना देना, नहीं दे रहे हैं ना। लेकिन शायद मेरी उम्र वैसी थी और एक जिज्ञासा थी, मीडियम को भी समझना चाह रहा था। तो जर्नलिज्म में मैं आया ज़रूर इरफान के कहने से, लेकिन फिर श्याम बेनेगल जी से सहयोग मिला मुझे मिलने का,
बेनेगल से मैंने आग्रह किया कि मैं बिल्कुल सिनेमा पर इस ढंग से ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, आम दर्शक की तरह फिल्में देखता हूँ, तो मैं आपके सेट पे आना चाहता हूँ, मैं आपको काम करते देखना चाहता हूँ। मुझे लगा कि सिनेमा को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो उनके साथ 3 फिल्मों की शूटिंग पर मैं रहा, उन्होंने ये परमिशन दिया मुझे। अच्छा। मैं रहता था, कहीं भी जा सकता था, किसी से भी बात कर सकता था, रिपोर्ट नहीं कर रहा था मैं, बस खुद को मैं सिखा पढ़ा रहा था। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी बेनेगल साहब जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से याद करते हैं। तो ये सारी बेसिक ग्राउंडिंग हुई मेरी। और सिनेमा को लेकर के मैं आया मेन लाइन जर्नलिज्म में, दैनिक जागरण में काम करता था, पॉपुलर अखबार है, लेकिन मेरी अपनी कोशिश से थी और अभी भी है कि मैं चूँकि हिंदी समाज से आता हूँ, मैंने इंडस्ट्री में हिंदी समाज के प्रति जो एक सौतेला व्यवहार है वो देखा है मैंने, और हिंदी पत्रकारों को लेकर के है, हिंदी मीडिया को लेकर के है, उससे भी जूझा। वो अपमान मैंने झेले हैं, लेकिन उस अपमान झेलने का फ़ायदा उसका ये हुआ कि आज हिंदी पत्रकार वहाँ पे पूछे जाते हैं, सब जगह बुलाए जाते हैं, एक समकक्ष पोजीशन रखते हैं। लेकिन मैंने तो 4-4 घंटे वैनिटी वैन के बाहर बैठा हूँ मैं, और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। लेकिन उससे मैंने कहीं भी अपमानित नहीं महसूस होने दिया खुद को। अब आप मुझे जानते ही नहीं, मेरा भाव, हमारे यहाँ कहते हैं ना, मतलब गुदानते ही नहीं है आप, तो जिस दिन गुदानेंगे उस दिन जानेंगे आप। तो हुआ ये, और ऐसा हुआ कि जैसे मुझे याद है आमिर खान का मैं इंटरव्यू करने के गया, तो उनके पीआरओ ने कहा कि तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, तू हिंदी वाला है और तो तू कोई नौकरी नहीं करता है फ्रीलांसर के, तो नहीं होगा। हमने कहा 10 मिनट के लिए मिलवा देना तुम आखिर में, जब सबका हो जाए। मैं बैठा रहा, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा। उसने कहा फिर फाइनली जाओ 10 मिनट मिल लो तुम। 10 मिनट मिलने गया मैं, 10 मिनट का इंटरव्यू लगभग सवा घंटे चला। मैं निकल आया इंटरव्यू करके। उनकी फिल्म मेला आ रही थी, हाँ मेला आ रही थी, तो बातचीत हुई, चला आया मैं। कट टू उनकी लगान आती है, रिलीज होने वाली है, वो अपने पीआरओ को कहते हैं कि उस लड़के को बुलाना है जो दाढ़ी वाला है ना, उसको बुलाना तो, जिसके गुण वाले बाल हैं, तो मेरे बाल नहीं है। तो वो लड़का, वो पीआरओ है, यार तूने क्या, उसको क्या किया है, तुमने क्या कहा? वो सारे मीडिया को छोड़ के तुमको खोज रहा है बातचीत करने के लिए। तो बाद में जब बच्चे आए, जो कुछ लोग मेरे साथ आए, या बाद में हिंदी मीडियम में लोग, तो लोग मुझसे पूछते थे कि सर आपकी तरह पोजीशन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या जादू चला, हाँ क्या करना पड़ेगा। अब वो बताना मुश्किल था, तो मैं सिर्फ यही कहता था कि आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि उस आदमी को याद रह जाए। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये कि अच्छा ये फिल्म कर रहे हैं आप, फिल्म में कैसा रोल है आपका, उससे फिर क्या हुआ, ठीक है रोल है अपना बता दें। तो ये सारी बातें तो लंबी कहानी है मेरी पत्रकारिता की। और इरफान पर वही बात कर रहा हूँ, और इरफान पर और भी किताबें मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो 1-2 किताबें और हैं इरफान पे। मनोज पर काम कर रहा हूँ मैं, मुझे उम्मीद है कि मनोज पर भी अच्छा काम होगा। और बाकी एक इंटरेस्ट है मेरा जो लॉन्ग स्टैंडिंग है और जिसके लिए बहुत फंड की ज़रूरत है। मैं खुद को ही अपने खर्च कम करके उसको जुटा रहा हूँ, जब पैसे होंगे तो काम करूँगा। वो है कि आज़ादी के पहले का सिनेमा, जो सिनेमा जो बना, सिनेमा कैसे गढ़ा गया भारत में, उस पर काम करने का इरादा है। डायलॉग कैसे तय हुआ, हीरो कैसा होगा कैसे तय हुआ, म्यूजिक कैसा होगा, बिल्कुल फॉर्मेटिव स्टेज पे, उसको मैं उससे एक मानदंड बना बाद में कैसे बना जी। तो उस पर तो जिसमें लाहौर है, मुंबई है और कलकत्ता है, ये 3 बड़े सेंटर हैं। तीनों को मिला के एक त्रिवेणी बनती है, उस पर काम कर रहा हूँ। वो हाँ 1940, लेकिन कहानी तो उससे पहले चालू, बहुत पहले चालू, 28 से चालू हो जाती है। 28 से साइलेंट फिल्म के दूसरा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।